आप सबका हमारे चैनल BMC जो कि BE का ही एक पार्ट है में स्वागत है। हमारे चैनल से ज़्यादा लाभ लेने के लिए इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें और नए वीडियो के नोटिफिकेशंस प्राप्त करने के लिए बेल आइकन दबाना भी ना भूलें। स्टूडेंट्स, क्लास 6 चैप्टर 2 होल नंबर्स या पूर्ण संख्याएं में आज क्वेश्चन नंबर 4 हम शुरू करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 है 32 और 53 के बीच में कुल कितनी पूर्ण संख्याएं आती हैं। तो 32 और 53 के बीच में, यानी कि ना तो 32 शामिल होना चाहिए और ना ही 53 शामिल होना चाहिए। तो 53 में से हम 32 को घटा देंगे। तो जब हम 53 में से 32 को घटा देंगे तो 32 तो इसमें से निकल जाएगा अभी, लेकिन इसमें हमने कहा था इनके बीच में बतानी है, ना तो 53 शामिल हो ना 32 शामिल हो। तो जब हमने 53 में से 32 घटाया तो 32 तो हट गया, लेकिन अभी भी 53 शामिल है। तो 53 भी हमें हटाना पड़ेगा, तो इसमें से एक और हम इसमें से घटा देंगे। तो अब हमारे पास बचा 53, ये दोनों के चिन्ह समान हैं। तो चलो पहले 53 में से 32 घटा देते हैं। 53 में से 32 जाकर के बचेंगे हमारे पास में, 3 में से 2 गया 1, 5 में से 3 गया 2, 32 21 बचे और इसमें से एक और घटा दिया तो बचा 20। यानी कि 32 और 53 के बीच में कुल 20 पूर्ण संख्याएं शामिल हैं। तो ये हमारा यहाँ पर उत्तर आ गया। क्वेश्चन नंबर 5, निम्न के परवर्ती लिखिए। निम्न के परवर्ती यानी कि सक्सेसर। सक्सेसर अगर निकालना है तो हमें क्या करना होता है, +1 कर देना होता है। जो भी संख्या होगी उसमें हम 1 जोड़ देंगे। तो इसका ए पार्ट है 24,40,701। 24,40,701 इसका परवर्ती निकालना है, तो इसमें हम 1 जोड़ देंगे। तो 1 और 1 2 हो जाते हैं, बाकी 0 7 0 4 4 2। तो ये इसका सक्सेसर हो गया, परवर्ती हो गया 24,40,700। तो आंसर आ जाता है। बी पार्ट है 1,01,99। इसका परवर्ती निकालना है, तो इसमें भी हम 1 जोड़ देंगे। तो 9 और 1 10 का 0 हासिल हो जाता है 1, फिर 9 और हासिल का 1 10, फिर हासिल का 1 हो जाता है 1 और हासिल का 1 2 हो जाएंगे, बाकी एज इट इज रहेगा 0 0 1। तो 1,02,000 ये इसका आंसर आ जाता है। सी पार्ट है इसका 10,99,999। 10,99,999 इसका प्रवृत्ति बताना है, तो हमें 1 इसके अंदर जोड़ देना है। तो 9 और 1 10 का 0 हासिल हो जाता है 1, फिर 9 और 1 10 हासिल हो जाता है, फिर 1 हासिल का 1 और 9, फिर ये 10 हो जाते हैं, हासिल का फिर 1 हो जाता है। 9 और 1 10, फिर हासिल 1 हो जाएंगे, 9 और 1 10, फिर हासिल 1 हो जाएंगे 11। तो अब हमें इसमें 1 जोड़ करके मिला 11 लाख। ये इसका आंसर हो जाता है। डी पार्ट है इसमें 23,45,670। 23,45,670। तो +1 कर दो, 1 0 1 1 ही आ गया, बाकी सब एज इट इज रहेंगे। 7 6 5 4 3 2। 23,45,671 ये इसका आंसर आ जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 6 है, इसमें पूर्ववर्ती बताने हैं, मतलब प्रीडिसेसर। तो प्रीडिसेसर हमें निकालना है, तो 1 घटा देते हैं उसके लिए। परवर्ती के लिए 1 जोड़ते हैं और पूर्ववर्ती के लिए 1 घटा देते हैं। तो 94 का निकालना है, तो 1 घटा देंगे, 93 इसका उत्तर आ जाता है। बी पार्ट इसका 10,000। तो
तो 10,000 में से 1 घटाएंगे 10, यहाँ 0 है, 0 में से 1 तो जाएगा नहीं, तो यहाँ से लेंगे, यहाँ भी 0 है, यहाँ भी 0 है, यहाँ भी 0 है, यहाँ 1 है, तो ये हो जाएंगे 10। फिर यहाँ से 1 जाएंगे, यहाँ 9 बचेंगे, यहाँ पर 10 हो जाएंगे, फिर यहाँ 9 बचेंगे, यहाँ 10 हो जाएंगे, फिर यहाँ 9 बचेंगे, यहाँ 10 हो जाएंगे, तो 10 में से 1 जाएंगे 9, यहाँ 9 बचे हैं, फिर 9 बचे हैं, फिर 9 बचे हैं, तो 9,999 इसका आंसर आ जाता है। सी पार्ट है 2,08,090। तो 1 घटाएंगे, यहाँ 0 है, यहाँ 9 है, 8 हो जाएंगे, यहाँ पे 10 हो जाएंगे, 10 में से 1 गया 9 और यहाँ बचे 8, बाकी सब एज इट इज़ 2,08,089, ये इसका आंसर आ जाता है। डी पार्ट है 76,54,321। तो 1 घटा देना है, तो 1 घटाने के लिए 1 में से 1 जाएंगे 0, बाकी सब एज इट इज रहेगा 2, 3, 4, 5, 6 और 7, 76,54,320 इसका आंसर आ जाता है। अब प्रश्न संख्या है 7। निम्न युग्मों में से प्रत्येक के लिए संख्या रेखा पर कौन सी पूर्ण संख्या दूसरी संख्या के बाईं ओर स्थित है। हमने संख्या रेखा बताई थी, तो संख्या रेखा में जो संख्या छोटी होगी वो बाईं ओर होगी और जो संख्या बड़ी होगी वो दाईं ओर होगी। जैसे मैं यहाँ पर उदाहरण देता हूँ, एक 0, 1, 2, 3, 4। जैसे जैसे हम राइट साइड में जा रहे हैं, यानी कि दाईं ओर जा रहे हैं, संख्या बड़ी आ रही है। 1 के बाद 2 आता है, बड़ी संख्या है वो, इससे बड़ी संख्या 3 है, उससे बड़ी संख्या 4 है। और अगर हम इस तरफ को आएंगे, बाईं तरफ को जाएंगे, तो संख्याएं छोटी आएंगी, यानी कि 4 से पहले संख्या 3 है जो कि 4 से छोटी है, 3 से छोटी संख्या 2 है, 2 से छोटी संख्या 1 है, 1 से छोटी संख्या 0 है। तो यानी कि छोटी संख्याएं बाईं ओर हैं, इस तरफ हैं, और बड़ी संख्याएं इस तरफ हैं। तो इसी चीज़ को ध्यान में रखना है हमें और देखना है कि कौन सी संख्या छोटी है, कौन सी संख्या बड़ी है। तो पहला पार्ट है 530 और 503। दोनों संख्याओं में हम देखेंगे कौन सी संख्या बड़ी है, कौन सी छोटी है। तो दोनों संख्याएं हमारी 100 सैकड़े वाले स्थान की हैं। 100th जो प्लेस है वहाँ तक की संख्याएं। तो 100th प्लेस में हम देखते हैं संख्या 5 है दोनों में, तो यानी कि यहाँ पर तो संख्याएं बराबर हैं। उससे आगे चलेंगे, दाईं वाला स्थान देखेंगे। दाईं वाले स्थान में पहली में 3 है, दूसरी में 0 है, तो 3 बड़ा है 0 से, यानी कि ये वाली संख्या बड़ी हो गई। 530 बड़ा है और 503 छोटा है, क्योंकि इसका दाईं स्थान बड़ा है और इसका दाईं स्थान छोटा है। तो इसका मतलब 530 के बाईं ओर 503 होगा, यानी कि 503 बाईं ओर आएगा और 530 दाईं ओर रहेगा। राइट साइड में 530 होगा और लेफ्ट साइड में 503 होगा। उसी तरीके से बी भाग देखेंगे, 370 और दूसरी संख्या है 307। पहले इसका भी सैकड़ा वाला स्थान देखेंगे, 100th प्लेस देखेंगे, दोनों में 3 है, तो वो तो बराबर हो गया। फिर नेक्स्ट देखेंगे दाईं वाला स्थान, यानी कि 10th प्लेस। तो 10th प्लेस में जो पहली संख्या है वो यहाँ पर 7 है और दूसरी संख्या में 0 है, तो 7 0 से बड़ा होता है, यानी कि 370 संख्या जो है वो बड़ी है और 307 छोटी है। ठीक है, 370 के बाईं ओर कौन रहेगा? 307 होगा। फिर सी भाग, इसका सी भाग है 98,765 और दूसरी संख्या है 56,789। तो दोनों हम देखेंगे कितने कितने स्थान तक हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, दोनों संख्याएं 10,000वें स्थान तक जाती हैं। तो 10,000वें स्थान तक जाती हैं, तो हम कौन सा स्थान देखेंगे? सबसे पहले 10,000वां स्थान देखेंगे। तो 10,000वां स्थान
पहली संख्या में 9 है और दूसरी में 5 है, तो 9 तो बड़ा होता है 5 से। क्योंकि 9 बड़ा है 5 से, इसलिए पहले वाली संख्या 90,000 हो जाएगी और दूसरे वाली में 50,000 ही होगी। तो निश्चित रूप से पहली संख्या बड़ी है, तो 98,765 बड़ा है 56,789 से। तो यानी कि 56,789 98,765 के बाईं ओर होगा। अब इसका डी भाग देखते हैं। डी भाग क्या कहता है? डी भाग है कि 98,30,415 और दूसरी संख्या है 1,23,001। इसमें देखते हैं कहाँ तक के स्थान है। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। इसमें 1 करोड़ तक जाती है बात, और इसमें इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, इसमें केवल 10 लाख तक आता है, 10 लाखवें स्थान तक आता है, यानी कि 98 लाख हो जाता है। और ये 1 करोड़, तो निश्चित रूप से 1 करोड़ ज़्यादा है 98 लाख की अपेक्षा। तो यानी कि 1,23,001 बड़ा है 98,30,415 से। यानी कि 98,30,415 1,23,001 के बाईं ओर होगा। तो ये क्वेश्चन नंबर हमारा 7 कंप्लीट हुआ। अब क्वेश्चन नंबर 8, ट्रू एंड फॉल्स। फर्स्ट हमें यहां पर बताना है कौन सही है कौन गलत है। 0 सबसे छोटी प्राकृत संख्या है। तो अभी हमने आपको बताया जब ये चैप्टर स्टार्ट किया हमने लास्ट वीडियो में कि प्राकृत संख्याओं में सबसे छोटी कौन होता है? 1 होता है, क्योंकि इसमें तो 0 होता ही नहीं, 0 होती ही नहीं प्राकृत संख्याओं में, नेचुरल नंबर्स में। 0 कहाँ आता है? जब पूर्ण संख्याएं यानी कि होल नंबर्स की बात आती है तब 0 आता है। तो ये बात गलत हो जाती है, फॉल्स। इसको हम लगाएंगे F, क्योंकि 0 सबसे छोटी प्राकृत संख्या नहीं होती, सबसे छोटी प्राकृत संख्या 1 होती है। सेकंड पार्ट इसका, 400 संख्या 399 का पूर्ववर्ती है। पूर्ववर्ती मतलब 400 जो है 399 से पहले आता है। नहीं, गलत है। 400 तो बड़ा है, तो 399 पहले आएगा और 400 बाद में आएगा, यानी कि 400 399 का परवर्ती हुआ है। तो और ये बता रहे हैं पूर्ववर्ती, तो यानी कि ये भी फॉल्स हो गया। थर्ड, 0 सबसे छोटी पूर्ण संख्या है। तो हमने नंबर लाइन बनाई थी पहले, तो उसमें देखा था कि 0 सबसे बाईं ओर था, उसके दाईं ओर फिर 1 2 3 4 5 करके था, 0 से पहले कुछ भी नहीं था। वो हमने पूर्ण संख्याओं की नंबर लाइन बनाई थी, होल नंबर्स की। तो यानी कि 0 हमारा सबसे छोटी पूर्ण संख्या होता है, तो ये ट्रू है। फोर्थ है 600 599 का परवर्ती है, सक्सेसर। 600 इज सक्सेसर ऑफ 599। तो ये तो बात बिल्कुल सही है। 599 में अगर हम 1 जोड़ेंगे तो 600 मिल जाएगा हमें, तो ये बात सही है, ट्रू हो गया। फिफ्थ है
सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती हैं। बिल्कुल सही, सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती हैं। क्यों? क्योंकि प्राकृत संख्याएं कहाँ से स्टार्ट होती हैं? 1 से। और पूर्ण संख्याएं कहाँ से स्टार्ट होती हैं? 0 से। 0 के बाद में आने वाली सभी संख्याएं 1 2 3 4 5 6 सभी प्राकृत हैं। तो यानी कि सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती हैं। तो ये भी ट्रू हो गया। सिक्स्थ है सभी पूर्ण संख्याएं। अब इस बार उल्टा कर दिया कि सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृत संख्या होती हैं। अब सभी पूर्ण संख्याएं यानी कि 0 1 2 3, लेकिन 0 तो प्राकृत संख्या नहीं होता, इसलिए सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृत संख्या नहीं होती। तो ये फॉल्स हो गया। 7th है, इसके अंदर 2 अंकों की पूर्ण संख्या का पूर्ववर्ती 1 अंक की संख्या कभी नहीं हो सकता। 2 अंकों की पूर्ण संख्या का पूर्ववर्ती यानी कि ठीक पहले वाली संख्या 1 अंक की संख्या नहीं हो सकता। तो 2 अंक की पूर्ण संख्या 10 ले ली हमने और उससे उसका पूर्ववर्ती 1 घटा दिया, उसमें से 9 आ जाता है। 9 भी एक पूर्ण संख्या है, तो यानी कि ये बात गलत हो गई। 2 अंकों की पूर्ण संख्या का पूर्ववर्ती 1 अंक की संख्या हो सकता है। फिर 8th है, एक सबसे छोटी पूर्ण संख्या है। तो अगर मैं 1 का पूर्ववर्ती फाइंड आउट करूं तो 1 में से 1 घटा करके 0 मिल जाएगा मुझे। तो 0 भी एक पूर्ण संख्या है, तो 1 सबसे छोटी पूर्ण संख्या ना होकर के हमने ऊपर बताया था कि 0 सबसे छोटी पूर्ण संख्या होती है। तो ये बात ये फॉल्स हो। फिर 9th है, प्राकृत संख्या 1 का प्राकृत संख्या 1 का कोई पूर्ववर्ती नहीं होता। देखो इन्होंने कहा यहां पे प्राकृत संख्या 1, तो अगर प्राकृत संख्या 1 की बात करेंगे तो उसका पूर्ववर्ती वास्तव में कोई नहीं होता। लेकिन अगर हम कहेंगे पूर्ण संख्या 1 का पूर्ववर्ती कोई नहीं होता तो वो गलत हो जाएगा, क्योंकि पूर्ण संख्या 1 का पूर्ववर्ती तो 0 हो जाता है, लेकिन प्राकृत संख्या 1 का पूर्ववर्ती कोई नहीं होता। तो ये बात ट्रू हो गई। फिर 10th है, पूर्ण संख्या 1 का कोई पूर्ववर्ती नहीं होता, बाकी सब वही है, केवल पूर्ण संख्या 1 का कोई पूर्ववर्ती नहीं होता। ये बात फॉल्स हो जाएगी। जब हम कहेंगे पूर्ण संख्या 1 तो उसका एक का पूर्ववर्ती 0 होता है। कैसे कोई नहीं होता? 0 जब है वहाँ पर, तो इसलिए हम इसको फॉल्स कहेंगे। प्राकृत संख्या की बात करेंगे तो ट्रू हो जाएगी ये बात। फिर 11th इसका 11th है, पूर्ण संख्या 13 संख्या 11 और 12 के बीच में स्थित है। पूर्ण संख्या 13 11 व 12 के बीच स्थित है। 11 12 और फिर उसके बाद में 13 आता है, तो 11 और 12 के बीच में कहाँ से आ गई 13? तो ये बात तो गलत हो गई। फिर 12th 12 पूर्ण संख्या 0 का
कोई पूर्ववर्ती नहीं होता। पूर्ण संख्या 0 का कोई पूर्ववर्ती नहीं है। बिल्कुल सही बात है। पूर्ण संख्या 0 का कोई पूर्ववर्ती नहीं होता, क्योंकि पूर्ण संख्या 0 से पहले हमें कोई नंबर ज्ञात है ही नहीं। फिर 13th, 2 अंकों की संख्या का परवर्ती सदैव 2 अंकों की संख्या होती है। 2 अंकों की संख्या का परवर्ती सदैव 2 अंकों की संख्या होती है। देखो, 2 अंकों की संख्या मतलब जिसमें 2 अंक होते हैं, जैसे 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, ये सब हमारी 2 अंकों की संख्याएं हैं। तो अगर मैं 10 में 1 जोड़ूं तो 11 मिलता है, 2 अंकों की संख्या है। अगर मैं 29 में 1 जोड़ूं तो 30 मिल जाएगा, वो भी 2 अंकों की संख्या है। अगर मैं 99 में 1 जोड़ूं तो क्या मिलेगा मुझे? 99 प्लस 1 100 मिल जाता है। 100 तो 3 अंकों की संख्या है। तो ये बात गलत हो जाती है कि 2 अंकों की संख्या का परवर्ती सदैव 2 अंकों की संख्या होता है। 2 अंकों की संख्या का परवर्ती 3 अंकों की संख्या भी हो सकता है। तो ये बात फॉल्स हो गई। तो हमारी एक्सरसाइज 2.1 आज यहाँ पर ख़त्म होती है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक बटन ज़रूर दबाएं और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स इसका लाभ उठा पाएँ। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।